गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ज्योग्राफी के अंदर आज हम पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ने लगे हैं। तो ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फर्स्ट टॉपिक है डिफ़िकल्टीज़ इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल रूरल एरियाज़, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी क्या क्या मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर। तो नंबर वन मुश्किल जो हमें पेश आ रही है दैट इज़ हाई कॉस्ट ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, के बहुत लंबी जो तारें बिछानी है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। नंबर टू मोर पावर लॉसेस इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, कि जितनी लंबी तारें बिछती हैं इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाने के लिए उतना ही पावर लॉस होता है। नंबर थ्री पुअर फिजिबिलिटी, लो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इन द एरियाज ऑफ द वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी, कुछ हमारे जो इलाके हैं जहाँ तक बिजली पहुँचानी है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा भी दी तो क्योंकि वो वहाँ पे कंज्यूम ही बहुत कम करेंगे जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड रिटर्न्स उतने नहीं आएंगे। तो ये भी एक मुश्किल है कि वहाँ तक पहुँचाने का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं है। नेक्स्ट है जी हाई कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस, कि अगर इन केस किसी भी तरीके से हमने वहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन कर भी दी, वहाँ पे ट्रांसफार्मर पहुँचा दिए, वहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पहुँचा दी, तो फिर उनकी मेंटेनेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है आएगा। नेक्स्ट है जी जियोग्राफिकल रिस्ट्रेंट्स, restrictions, highly rugged areas and the excessive snowfall make it difficult to carry machinery and equipment, कि कुछ इलाके दूर दराज के बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, वहाँ पे पहाड़ हैं, वहाँ पे स्नोफॉलिंग होती है और तो वहाँ पे मशीन और इक्विपमेंट पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए भी वहाँ पे मुश्किल है लाइट पहुँचाना। मोर चांसेस और पावर थेफ्ट इन डिस्टेंट टेरिटरीज, जितने ज़्यादा दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे बिजली चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए भी वहाँ पे बिजली पहुँचाना मुश्किल है। नेक्स्ट है दी लोकल अपोजिशन इन ट्राइबल एरियाज़ टू सच डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फिर वहाँ के जो सरदार हैं, वहाँ पे जो कबायली इलाके हैं, वहाँ पे जो कबीले हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपोजिशन करती हैं। वो कहते हैं जी नहीं यहाँ पे बिजली मत पहुँचाओ, क्योंकि जितनी वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस आएगी वो उतना ही अपने आका यानी ज़मींदारों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। देयर आर रिमोट एरियाज़ कट ऑफ बाई हाई माउंटेन्स और डेजर्ट्स विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिसिटी, फिर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते में पहाड़ आ जाते हैं, यहाँ रास्ते में डेजर्ट्स हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बिजली पहुँचाना मुश्किल है। नेक्स्ट है जी पावर जनरेशन इज़ इनसफिशेंट, कि पाकिस्तान के ऑलरेडी जिन इलाकों में बिजली पहुँचाई भी जा रही है वहाँ पे हमारे पास बिजली पूरी नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें जिन एरिया में अभी नहीं है वहाँ तक पहुँचाना तो फिर बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर plants are located in the northern hilly areas which are far away from the populated and industrially developed areas, कि हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहाँ से बहुत दूर हैं। देयरफॉर देयर आर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस विच आर कॉस्टली टू बिल्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस इज़ पुअर, जिसकी वजह से बिजली की तारें वहाँ तक नहीं पहुँचाई जा सकती, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, और अगर वहाँ पे पहुँचा भी दी हैं तो उसकी मेंटेनेंस के ऊपर बहुत खर्चा हो जाएगा। एंड देयर आर पावर मेंटेन लॉसेस, जिसकी वजह से लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बेटे कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है। नेक्स्ट आप पढ़ने लगी हैं कॉजेज़ ऑफ द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, पावर ब्रेकडाउन्स, कि ये बिजली बार बार पावर ब्रेकडाउन क्यों हो जाती है, बिजली चली क्यों जाती है, इसकी रीजंस आप पढ़ने लगी हैं। नंबर वन इंक्रीजिंग डिमांड बाय अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि पाकिस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिसकी वजह से इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल आ गया, यानी पंखे AC वगैरह, डिमांड ज़्यादा हो गई है और सप्लाई कम है जिसकी वजह से पावर ब्रेकडाउन हो जाता है। नंबर टू ओल्ड एंड ऑब्सोलीट मशीनरी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ द पावर ब्रेकडाउन, के जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ट्रांसफार्मर्स जगह जगह पे लगी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, इस वजह से भी बार बार वो पावर ब्रेकडाउन हो जाती है। Transmission disrupts because of the climatic and other environmental hazards, for example floods, storms and earthquakes, फिर पाकिस्तान के अंदर earthquakes बहुत ज़्यादा आते हैं, storms बहुत ज़्यादा हैं, floods बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से पावर ब्रेकडाउन हो जाती है। नेक्स्ट है जी increased commercial and industrial consumption, more shopping malls and variety of the industries, कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, नए नए शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, तो डिमांड ज़्यादा होती जा रही है जिसकी वजह से सप्लाई कम है।
नेक्स्ट है जी इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप एयर कंडीशनिंग यूनिट्स बाय सेवरल कंपेटिटर कंपनीज के ऐसा ऐसा पाकिस्तान में नई से नई कंपनीज आती जा रही हैं। एसी जो है वो नई नई कंपनी आ रही हैं, एसी सस्ते होते जा रहे हैं, लोग लगवाते जा रहे हैं एंड जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होता जा रहा है, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है और पार्ट ब्रेक डाउन हो जाती है। पार्ट थेफ्ट इज़ अ कॉन्स्टेंट फैक्टर एंड विद दिस डिलेड पेमेंट एंड नॉन पेमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बाय वेरियस कंज्यूमर्स के पाकिस्तान के अंदर पार्ट थेफ्ट बहुत होती है, यानी बिजली की चोरी बहुत होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपनी बिजली का पूरा बिल नहीं मिलता एंड बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि बिजली का बिल वो नहीं देते एंड बिजली को वैसे ही कहीं पे कुंडा वगैरह लगा के तो बिजली को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रेवेन्यू कम हो जाता है, जिसकी वजह से पार्ट ब्रेक डाउन का मसला है। Corruption and inefficiency of the WAPDA staff results in poor maintenance of the power supply system। फिर WAPDA जो हमारा इदारा है बिजली पहुंचाने का, उसमें करप्शन और इनएफिशिएंसी बहुत है। इनएफिशिएंसी और करप्शन की वजह से प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाती, यानी जो बजट एलोकेट किया जाता है कि लें चीज़ों के लिए हमने मेंटेनेंस करनी है तो वो करप्शन की नज़र हो जाता है, यानी खाया पिया जाता है। एंड फिर नंबर 2 रीज़न है कि इनएफिशिएंट स्टाफ है, यानी इतने एबल नहीं है, इतनी उनमें काबिलियत नहीं है कि वो इस सिस्टम को अच्छा बना सकें। नेक्स्ट है जी डिमिनिशिंग कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर्स ड्यू टू सिल्टेशन एंड फेलियर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू डैम्स ड्यू टू द इंटरप्रोविंशियल डिस्प्यूट्स। फिर पाकिस्तान के सूबों के अंदर आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर नए नए डैम नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से बिजली और प्रोड्यूस नहीं हो रही। एंड नंबर 2 जो ऑलरेडी हमारे पास डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी भी कम होती जा रही है सिल्टेशन की वजह से। सिल्टेशन कहते हैं कि उसकी बॉटम के अंदर रेत जमती जा रही है, जिसकी वजह से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है। जितनी स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से पावर ब्रेक डाउन हो जाता है। फेलियर टू डेवलप फर्दर न्यूक्लियर एनर्जी एंड एक्सप्लॉइट अदर सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर। पाकिस्तान में नए नए प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जा रहे, जैसे दुनिया में विंड पावर के प्रोजेक्ट्स, सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, और इन प्रोजेक्ट्स के ना लगने की वजह से भी डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आ जाता है, और जिसकी वजह से पावर ब्रेक डाउन एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। नेक्स्ट टॉपिक बेटे आप पढ़ने लगी हैं पावर सप्लाई डिसकंटिन्यूड विद प्रायर नोटिस इज कॉल्ड लोड शेडिंग। अच्छा बेटे इसमें एक चीज़ आपको ये मैंने पहले भी बताई थी कि अगर तो जो नोटिस दे के बिजली का ब्रेक डाउन किया जाता है उसको तो कहा जाता है लोड शेडिंग, यानी हमें पहले से पता होता है कि फॉर एग्जांपल दोपहर को 2 से 3 बजे तक लाइट जानी है, अगर तो विद नोटिस पावर ब्रेक डाउन होती है उसको कहते हैं लोड शेडिंग, लेकिन अगर नोटिस के बगैर हो तो उसको कहती हैं ब्रेक डाउन। अच्छा जी जो लोड शेडिंग होती है वो उसकी वजह से क्या क्या मसला हो जाता है। नंबर 1 तो मसला हो सकता है प्रोडक्शन शॉर्टेज, लॉस ऑफ द मनी, लॉस ऑफ द ऑर्डर, कि ये जो बड़ी बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जब बार बार बिजली जाएगी तो प्रोडक्शन शॉर्टेज हो जाएगी, यानी उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से पैसे का नुकसान होगा और हो सकता है ऑर्डर भी वो कैंसिल कर दे जिसने ऑर्डर दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी मशीनरी एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज, बार बार जब लाइट आती जाती है वोल्टेज का फ़र्क पड़ता है तो बेटे मशीनरी डैमेज भी हो सकती है। नेक्स्ट है जी अनएम्प्लॉयमेंट, लास्ट बात है कि अगर जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ऑर्डर मिलेंगे, प्रोडक्शन होगी तो वो लोगों को मुलाजिम रखेंगे, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। नेक्स्ट है जी कॉस्ट ऑफ द यूपीएस एंड जनरेटर्स इंक्रीज़, कि जब लोड शेडिंग बार बार होगी तो आखिर फैक्ट्री वालों ने कुछ तो उसका ऑल्टरनेट करना है, तो उसका क्या होगा कि उनको जनरेटर्स और यूपीएस के ऊपर फिर कॉस्ट करनी पड़ेगी, एक्सपेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास उसका असर क्या हो सकता है, वो है शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, राइज इन द प्राइस, कि इसका मतलब है कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होंगी जब लाइट की बार बार लोड शेडिंग होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होने की वजह से मार्केट में चीज़ कम आएगी, जब मार्केट में चीज़ कम आएगी तो उसकी वजह से उस चीज़ की प्राइस फिर राइज कर जाएगी। जी बेटे नेक्स्ट टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ने लगी हैं इफ़ेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्रीज़, यानी लोड शेडिंग का इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या क्या असर आता है। तो नंबर 1 है डैमेज टू मशीनरी एंड इन द वर्स्ट के सीरियस एक्सीडेंट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, कि बार बार जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह से मशीनों को नुकसान हो सकता है, और बार बार अगर लोड शेडिंग हो वोल्टेज में कमी बेशी हो तो एक और चीज़ हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट कहते हैं जिसमें वो चिंगारी सी निकलती है और आग लग जाती है, तो ये भी हो सकता है।
डिक्रीज्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट्स एंड फेलियर टू मीट लोकल डिमांड्स एंड एक्सपोर्ट टारगेट्स। लाजिम बात है, लोड शेडिंग जब बहुत ज़्यादा होगी तो डिक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट होगी, यानी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हम लोकल डिमांड को भी पूरा नहीं कर पाएंगे एंड एक्सपोर्ट्स टारगेट्स भी पूरे नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है जी डिस्टर्ब्ड वर्किंग शेड्यूल फॉर द शिफ्ट वर्कर्स, कि बार बार जब लोड शेडिंग होगी तो लाज़मी बात है कि फैक्ट्री ऑनर्स को प्रोडक्शन करने के लिए अपने शेड्यूल को मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है वो वर्कर्स को कहें कभी 2 से 4 बजे तक लाइट जाती है तो इसमें आप रेस्ट कर लें जाके। अब ये देखें उनको अपना रीशेड्यूल करना पड़ रहा है, यानी ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है जी डैमेज टू दी रिप्यूट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ दी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स। लास्ट बात है, अगर हम अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे तो मार्केट में हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी, क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। नेक्स्ट है जी इंडस्ट्रीज इनकर एडिशनल लॉस बाय मेकिंग एक्स्ट्रा स्पेंडिंग ऑन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कि लोड शेडिंग के बार बार होने की वजह से जो मशीनों को डैमेज हो रहा है, लास्ट बात है फिर उसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी जिसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट जो इफेक्ट आ सकता है वो है इंडस्ट्री ओनर्स हैव टू स्पेंड ऑन अरेंजिंग इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स लाइक पावर जनरेटर्स एंड यूपीएस, तो उसका ऑल्टरनेट करने के लिए बार बार जो है क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है तो फिर लास्ट में बात है यूपीएस लेने पड़ेंगे एंड जनरेटर्स लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाएगा। हाउ डू इंडस्ट्री ओनर्स ओवरकम दी प्रॉब्लम, कि ये जो लोड शेडिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो अभी आपने ढेर सारे प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, तो इंडस्ट्री ओनर्स उसके ऊपर ओवरकम कैसे करती हैं, यानी काबू पे कैसे पाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि दे रीशेड्यूल वर्किंग आवर्स एंड शिफ्ट्स, कि वो लाइट आने के आवर्स के अंदर अपने वर्किंग आवर्स को रीशेड्यूल कर लेते हैं। नंबर 2 है अरेंज पावर जनरेटर्स एंड यूपीएस, के लोड शेडिंग की वजह से वो फिर ऑल्टरनेट अपने अरेंज कर लेते हैं, यानी यूपीएस एंड जनरेटर्स वगैरह को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉल सेफ्टी डिवाइसेस टू प्रिवेंट सीरियस डैमेज एंड एक्सीडेंट्स। अभी आपने शॉर्ट सर्किट का पढ़ा जिसकी वजह से आग लग जाती है, तो इसकी वजह से वो ब्रेकर्स वगैरह लगवा लेते हैं, यानी ये सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राई टू मीट टारगेट्स बाय वर्किंग इन द मंथ्स व्हेन फ्रीक्वेंट पावर फेलियर आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, कि जिन महीनों में लाइट बहुत ज़्यादा कम जाती है वो उन महीनों में फिर ज़्यादा काम करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, और जिन महीनों में फिर लाइट ज़्यादा जाती है यानी गर्मी के महीनों में तो उन महीनों में ज़रा कम काम करते हैं, तो इस तरीके से उनका प्रोडक्शन टारगेट पूरा हो जाता है। Some industries have arranged private power stations, for example Gul Ahmed, Tapal, etc. आपके मुल्क के अंदर कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके ये नाम लिखे गए हैं, तो उन्होंने अपने ही पावर स्टेशंस बना लिए हैं, तो ये भी एक उनका प्रॉब्लम का उन्होंने ओवरकम किया है। नेक्स्ट बैठे आप इस पर टॉपिक पढ़ने लगी हैं गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्प्रूव द पावर सेक्टर, कि गवर्नमेंट पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम कर रही है। तो पहला काम तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द वापडा बाय डिवाइडिंग इट इनटू रीजनल कंपोनेंट्स लाइक लेस्को, फेस्को, so that the efficiency can be improved, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वापडा को सिटी वाइज लाहौर में उन्होंने एक महकमा बना दिया जिसका नाम लेस्को है, फैसलाबाद में एक महकमा बना दिया जिसका फेस्को है, तो इस तरह से उन्होंने रीजनल वाइज अपने ऑफिस बना दिए हैं, अपने छोटे छोटे इदारे बना दिए हैं, उससे उनकी एफिशिएंसी कुछ बेहतर हो गई है इलेक्ट्रिसिटी की। डाउन साइजिंग ऑफ वापडा स्टाफ एंड हायरिंग ओनली एफिशिएंट स्टाफ, तो वो डाउन साइजिंग कर रहे हैं, यानी जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको निकाल रहे हैं और एफिशिएंट वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी प्राइवेटाइजेशन ऑफ द KESC सो दैट द एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड। कराची के अंदर जो इदारा इन्होंने बनाया है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उसको उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, क्योंकि प्राइवेटाइज करके प्राइवेट इदारे आमतौर पर ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी कोऑर्डिनेशन बॉडी नेप्रा, तो इन्होंने एक नेप्रा के नाम से इदारा बनाया है जो कोऑर्डिनेशन करता है तमाम मामलात को, इसकी वजह से भी मामलात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। एनकरेजमेंट ऑफ दी IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, इन्होंने बाहर से बुलवाए हैं, बाहर के मुल्कों से और कुछ अपने मुल्क से भी, कि जी जो इदारे या महकमा बिजली पैदा कर सकते हैं वो बिजली पैदा करें और हमें मदद करें, तो IPPs भी गवर्नमेंट ने किया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इस मसले के ऊपर काबू पाया जा सके। अट्रैक्शन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड द नंबर ऑफ द चाइनीज़ फंडेड पावर प्रोजेक्ट्स, फिर बाहर के मुल्कों से इन्वेस्टर बहुत आए हैं और इस महकमे में उन्होंने काफ़ी इस सेक्टर में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। चाइनीज़ फंडेड पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लगे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली की सूरत हाल अब काफ़ी बेहतर है। मोर एलोकेशन ऑफ द फंड्स इज़ मेड इन द 5 years प्लान बाय द गवर्नमेंट अगले 5 सालों के अंदर इस
एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसकी वजह से मामलात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। मोर एक्सटेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एंड नियरनेस ऑफ द लाइन्स, के जो करीब करीब के इलाके हैं वहाँ तक लाइन्स बिछाई जा रही हैं और वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन जिस एरियाज़ में ज़्यादा है वहाँ तक बिजली पहुँचाई जा रही है। इंक्रीज इन थर्मल पावर प्लांट्स नियर बैराजेस एंड कैनाल्स, के जहाँ पे कैनाल्स और बैराजेस करीब करीब हैं वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ इनकरेजिंग सोलर एंड बायोगैस टेक्निक, और गवर्नमेंट इन चीज़ों को इम्प्रूव करती जा रही है, जिसकी वजह से मामलात काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। वो है बेनिफिट्स ऑफ द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी दूर दराज के इलाकों में जब बिजली पहुंचा दी जाएगी तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो उसका पहला फ़ायदा तो ये होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन लिटरेसी रेट एंड स्टूडेंट्स, मोर स्कूल्स एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इवनिंग स्कूल्स, के वहाँ दूर दराज के इलाकों में भी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनेंगे एंड इवनिंग स्कूल भी बन सकते हैं अगर वहाँ पे लाइट आ जाए तो। नेक्स्ट पे है आप इलेक्ट्रिफिकेशन का, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, दूर दराज के इलाकों में जो लाइट आ जाती है उसका क्या फ़ायदा होता है कि इम्प्रूव्ड अवेयरनेस लेवल एज अ रिजल्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द टीवी सेट्स दैट विल ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, कि जब वहाँ पे टीवी आ जाएगा और एजुकेशनल प्रोग्राम्स आ जाएंगे तो लोगों की अवेयरनेस बहुत बढ़ जाएगी, उन्हें दुनिया के और अपने मुल्क की मामलात का ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लगने लग जाएगा। नेक्स्ट है जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, मोर पावर रन यूनिट्स, के बिजली के ऊपर चलने वाली नए नए कारोबार उस इलाके में खुलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है देयर विल बी मोर लोकल डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि वहाँ पे कारोबारी हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे तरक्की होना शुरू हो जाएगी। मोर बिजनेस विल फ्लोरिश ड्यू टू लॉन्गर आवर्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, ज़्यादा देर तक लोग वहाँ पे काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है जी कमर्शियल फार्मिंग, वहाँ पे बड़े लेवल पे फार्मिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर लाइट वहाँ पे आ जाएगी तो ट्यूबवेल चल पड़ेंगे, मशीनरी वहाँ पे करके तो ज़्यादा बेहतर तरीके पे कमर्शियल फार्मिंग होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है जी रनिंग ट्यूबवेल्स फॉर वाटर सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ द वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, कि वहाँ पे ट्यूबवेल आ जाएंगे और जो ज़मीन के ऊपर सीम और थोर आ जाते हैं, आप लोगों को इस चीज़ों का इतना नहीं पता होगा ओ लेवल स्टूडेंट्स, लेकिन जो थोड़े से गाँव से बेस करते हैं बिलोंग करते हैं उनको ये पता होता है कि वहाँ पे ना मट्टी ज़मीन के अंदर वाटर लॉगिंग हो जाती है, यानी ज़मीन के अंदर नमी बहुत आ जाती है एंड सैलिनिटी होती है, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल पाने के लिए मददगार होगा कि अगर लाइट उस एरियाज़ में आ जाए। नेक्स्ट है जी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का ज़िंदगी गुजारने का जो तौर तरीका है वो ज़रा थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड हो जाएगा। जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें पढ़ने लगे हैं बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ओवर अदर फ्यूज़, कि बाकी फ्यूज़ की निस्बत इलेक्ट्रिसिटी का क्या ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब आपने वो पॉइंट्स बताने हैं। तो नंबर 1, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ दैट केबल्स कैन ट्रांसमिट इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि बिजली की तारों के ज़रिए बिजली बहुत दूर तक पहुँचाई जा सकती है, जबकि जो बाकी फ्यूज़ हैं उनको दूसरी जगह पर लेके जाना काफ़ी मुश्किल होता है। हैंस इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ फ्यूज़ ऑफ little value for the purpose of the electrification without transporting them in their natural shape. नेक्स्ट जो फ़ायदा हो सकता है इलेक्ट्रिफिकेशन का बाकी फ्यूज़ पे जो फ़ायदा है ये है कि इट हैज़ अनलिमिटेड डिग्री ऑफ डिविजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी कैन बी एडजस्टेड मैकेनिकली अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, कि हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उतनी ही बिजली यूज़ करते हैं, चाहे वो देखो सिर्फ 2 सेकंड के लिए हो, कि इस तरह आपने स्विच ऑन किया 2 सेकंड के बाद उसको बंद कर दिया। लेकिन जो बाकी फ्यूज़ हैं उनको आप इस तरह नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल को अगर आप एक दफ़ा आग लगा दो या लकड़ी आप जला दो या कोयला जला दो तो आप इस तरह सेकंड के अंदर उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसको मतलब जितनी आपको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी को आप उतना ही यूज़ कर लेते हो, यानी इसको जितना आप छोटी से छोटी अनलिमिटेड डिग्री ऑफ डिविजिबिलिटी तक आप ले जाते हो। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिसिटी हैज़ द एडवांटेज ऑफ क्लीनिनेस, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत साफ़ सुथरा। ये देखें ना आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो काम कर रहे हैं कोई गंद नहीं है, लेकिन अगर आप कोयला जलाएंगे या लकड़ियाँ जलाएंगे या पेट्रोल जलाएंगे या डीजल जलाएंगे तो कोई या तो स्मेल होगी, स्मोक होगा, या फिर क्लीनिनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी ऐश की सूरत में। एट प्रेजेंट दी वापटा, KESE, कैनप एंड चेशनप
are the four main public sector organizations involved in power generation, transmission and distribution of the electricity in Pakistan. तो ये याद रखिएगा बेटे कि ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान में कौन कौन से 4 इदारे हैं जो बिजली बना रहे हैं और बिजली डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. तो उनके ये नाम हैं वापडा, KESE, KENAB एंड चेशनब. ओके बेटे, इससे आगे बस तो ये आपका बेटे इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था, तो इसके नोट्स बना लीजिएगा. थैंक यू सो मच.